बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सलीम साफ़ी साहब आज हमारे मेहमान हैं। सलीम साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। आज हम सलीम साफ़ी साहब के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है, बनू वाक़या है, इस पे तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ-साथ जो अफ़गानिस्तान के साथ भी इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी कशीदा माहौल में जा रहे हैं, उन पे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रफ़तुल्लाह और रज़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, ये बनू का वाक़या आपके नज़र में होगा कि वहाँ पे जो सीटीटी मरकज़ था, वहाँ पे टीटीपी के लोगों ने कब्ज़ा किया, फिर वहाँ एक ऑपरेशन हुआ और अब उसकी पूरी डिटेल भी आ गई है कि उसमें 25 शिदत पसंद जो है वो मारे गए हैं, 3 उसमें जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और 7 ने जो है वो सरेंडर किया है। लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी का जो अभी बयान आया है, वो जो है ना, इन सारे जो हुकूमत का दावा है उसको वो मुस्तरद करती है। तो ये जो बनू का वाक़या एक ऐसे मतलब माहौल में हुआ है कि यहाँ पे टीटीपी के हमले जो है वो मुसलसल जारी थे। तो अब ये जो वाक़या हुआ है, इसको आप इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? देखिए औरंगज़ेब साहब, आप बेहतर जानते हैं मुझसे और मुसलसल इन इश्यूज़ को आप तो कवर भी करते हैं। अ, एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मसले को वक्ती तौर पर दबा दिया जाता है और जो उसके रूट काजेज़ हैं उनको कभी भी एड्रेस नहीं किया जाता और कौम को ये तासुर दिया जाता है कि मसला हल हो गया। हुँ। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान को कामयाबी मिलेगी तो उन जैसी सोच रखने वाली और उन जैसे नज़रियात की हामिल, उन जैसे जिहाद व क़िताल और खिलाफत के तस्वुरात पे यकीन रखने वाली तंजीम टीटीपी, जो कि उनकी क़यादत को अपना अमीरुल मोमिनीन समझती है, तो उनका मोराल भी बूस्ट होगा और उनको अपने काम करने में आज़ादी और आसानी भी हासिल होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये मफरूज़ा गढ़ लिया गया था हमारे पॉलिसी साज़ों की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की सरखीलों की तरफ से कि जी टीटीपी का मसला या बाकी सारे मसाइल तब हल होंगे कि जब अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी और उन या हामिद करज़ई जैसे लोगों की हुकूमत ख़त्म होगी और तालिबान की हुकूमत आएगी। और आपने देखा कि पाकिस्तान में जेयूआई और जमात इस्लामी और इस तरह की जमातों ने नहीं, बल्कि ख़ुद उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनके साथियों ने भी उस पे जश्न मनाया। जी। तो अब उससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन थे, उसके नतीजे में टीटीपी को या तो किसी हद तक कमज़ोर किया गया था या अफ़गानिस्तान में धकेल दिया गया था। और ज़्यादा नुकसान अगर आप देखें तो टीटीपी को वो ड्रोन्स ने पहुंचाया है। तो इस दौरान ड्रोन्स का ख़तरा भी टल गया, अफ़गानिस्तान के तालिबान की फ़तह से उनका मोराल भी बूस्ट हो गया और उनको पहाड़ों और गारों की बजाय पनाह के लिए पूरा अफ़गानिस्तान में बेअसर आ गया। तो हुँ। उसका मंतिकी नतीजा यही निकलना था कि पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियाँ बढ़ें। और फिर उस दौरान बदकिस्मती ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज़ में एक ऐसी हुकूमत थी कि जिनका सारा सारा ध्यान वो मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरफ था और इस दौरान फाटा मर्जर का भी के प्रोसेस का भी उन्होंने बुरा हशर कर दिया। इस दौरान उन्होंने सीटीडी का और पुलिस का भी बुरा हशर कर दिया है। और फिर टीटीपी के मसले को शुरू में जिस तरीके से हैंडल किया गया और जिस तरीके से उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए और उनके साथ जिस तरीके से नाकाबिल अमल वादे किए गए, तो उसका मंतिकी नतीजा भी यही निकलना था। और आज भी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी क़यादत मरकज़ में हो या सूबे में हो, उनकी ना तो ये मसला प्रायोरिटी है, ना अफ़गानिस्तान उनकी प्रायोरिटी है, ना तालिबान की मजबूरियाँ उनको समझ आ रही हैं और ना टीटीपी का मसला उनको पूरी तरह समझ आ रहा है। जी। तो मेरे ख़्याल में कुछ लोगों के लिए तो इसमें हैरानगी होगी
लेकिन आप और मुझ जैसे इन इश्यूज के तालिब इल्मों के लिए या उस रीजन से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इसमें कोई चीज़ जो है वो हैरत अंगेज़ नहीं है। और अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया गया और दायमी हल ना निकाला गया, तो बनू जैसे वाक़यात नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा भयानक वाक़यात के लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको शुरू से ही जो है ना सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। तो अब क्या वे आउट है? यानी मतलब वो मुज़ाकरात भी हुए, वो भी नाकाम हुए और अब टीटीपी ने जो एक जंगबंदी की थी, उसकी भी जो है ना रस्मी तौर पर वो उसका खात्मा भी कर दिया है। अब उसके बाद से वो जो है ना रोज़ाना आप भी देखते होंगे कि तकरीबन 3 से 4 हमले वो रोज़ाना जो है ना कर रही है। तो अब क्या वे आउट है? अब जो बनु वाक़े के बाद जो है ना अब यानी जो मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात का भी तो कोई चांस नज़र नहीं आता। नहीं, देखिए रिफत साहब, मैंने तो शुरू दिन से कभी भी किसी मिलिट्री ऑपरेशन को मसले का हल नहीं समझा है जी। और आज भी मैं महज ताकत के इस्तेमाल को मसले का हल नहीं समझता। लेकिन हल पॉलिटिकल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, मुफाहिमत का होना चाहिए, मुज़ाकरात का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि अब मुज़ाकरात की भी दर्जनों किस्में हैं। मसलन जी। आज अगर इमरान खान और जो पीडीएम के मुज़ाकरात की बात की जाती है, तो मुज़ाकरात की एक किस्म ये हो सकती है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के लेवल के लोग खुद आपस में बैठे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जिस तरह चोरी छुपे वो बैठते हैं। तीसरी जी। सूरत ये हो सकती है कि वो आलानिया हो। फिर चौथी सूरत ये हो सकती है कि वो उस मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हों। तो इसी तरह अब बाज़ लोग फिर हमें ताना देते हैं कि आप लोग जो है मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं और उसको करते हैं। तो सवाल ये है कि मुज़ाकरात में भी ये है कि क्या आप वो फ्रॉम द पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं हुँ। या फ्रॉम द पोज़ीशन ऑफ वीकनेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो आप किन लोगों के ज़रिए और किस तरीके से कर रहे हैं। अब आज से चंद साल पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस जी। वक़्त अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे, वो एक लड़ने वाले ग्रोह थी और पिछले साल के बाद वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। वो अफ़गानिस्तान के डिफैक्टो स्टेट की हैसियत हासिल कर चुके हैं और अक्सर जी। लोग कहते हैं उनको इसने तस्लीम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि भई किसी और ने तस्लीम किया है या नहीं किया है, लेकिन उनको अमेरिका ने तस्लीम किया है और आज से बहुत अरसा पहले तस्लीम किया है, जब कतर में उन्होंने अब उनके साथ बराह-रास्त मुज़ाकरात किए और उनके साथ उस मुआहदे पे दस्तखत किए जिसमें अमारत इस्लामी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ था। तो प्रैक्टिकली अगर अमारत इस्लामी की हुकूमत को किसी मुल्क ने तस्लीम किया है तो वो खुद अमेरिका है। तो अब ज़ाहिर है कि वहाँ अगर कोई मामला था और टीटीपी न सिर्फ ये कि उनसे उनका नज़रियाती ताल्लुक है, बल्कि उनके अमीरुल-मोमिनीन को अपना अमीरुल-मोमिनीन भी मानते हैं और इस वक़्त वो उनकी सरज़मीन में बैठ के आपने देखा कि यहाँ से जो जरगे-वर्गे जाते थे या उस वक़्त के जो पेशावर के कोर कमांडर अगर उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल में इसके बाद टीटीपी से मुतालिक जो कुछ भी होना चाहिए था, तो वो अफ़गान अमारत इस्लामी के साथ करना चाहिए था और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी जो कुछ भी होना चाहिए था, तो वो वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से होना चाहिए था। जी। उसमें गलती बुनियादी तौर पर ये हुई कि वफ़ाकी की बजाय सूबाई हुकूमत वो मामला कर रही थी और सूबाई हुकूमत का डेलीगेशन और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की क़यादत में, हालाँकि वो पूरे पाकिस्तान का इश्यू है और वफाकी हुकूमत उसमें पहले तो चलो अगर इमरान खान के दौर में किसी हद तक ऑन बोर्ड थी, लेकिन बाद में तो ऑन बोर्ड नहीं थी और वहाँ पे भी अमारत इस्लामी के ज़रिए मामले को डील करने की बजाय उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए और फिर उनके साथ कुछ ऐसे वादे किए गए और कुछ ऐसे जो कि काबिल अमल नहीं थे और फिर उनको जो रियायतें भी दी गई थी, उस पे भी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में नहीं लिया गया था। जी। अच्छा, ये जो आपने बिल्कुल एक सही बैकग्राउंड बयान किया है, लेकिन अभी जो ये हालिया यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हम तो जब इमारत इस्लामी की हुकूमत वहाँ पे आई अफ़गानिस्तान में, तो हम तो उस वक़्त से कह रहे थे कि अब यहाँ पे हालात ख़राब होंगे, लेकिन उस वक़्त शायद इदराक नहीं था, मिसहैंडल हुआ ये सारा मामला।
तो अब तो मुसलसल जो है वो, जैसे मैंने जिक्र भी किया, यानी आज ये दिसंबर का महीना है, इस साल में पूरे आपके भी नोटिस में होगा कि वो हमारा जो टीटीपी है उसने तकरीबन 320 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये यहाँ पे हमले हो रहे हैं, लेकिन यानी ज्यादातर उसका जो मरकज है वो तो हमारा सूबा है, जाहिर है यहाँ पे सारे हमले हो रहे हैं। बनू में भी वाक़या हुआ, आज भी जो है ना 2 हमलों की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। तो लेकिन यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है ना बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। न सूबाई हुकूमत इस पे कोई बात करती है और न मरकजी हुकूमत करती है। यहाँ पे जो बैरिस्टर सैफ भी अगर कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो रियासत को नुमाइंदा हूँ। नहीं, इसमें आप देखें, अ, दोनों तरफ से गलती हो रही है। एक तो जहां तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, तो मैं और आप तो जानते हैं कि ये जो सारा इंतज़ाम था, निज़ाम और इंसराम, ये सारा जाली था। और गुज़िश्ता इलेक्शन को मेरे ख्याल में पता नहीं कौन से लोगों के जो उसको इलेक्शन समझेंगे, एक मसनूई क़यादत जो है वो पूरे मुल्क और बिलखसूस हमारे सूबे के सिरों पे मुसल्लत की गई। फिर इमरान खान साहब ने पूरी तहकीक और जानकारी की, जिस तरह पंजाब के लिए कि जो बंदा बिल्कुल, जिसको अरबी में लेसा बिशैन कहते हैं, बुजदार की सूरत में उनको मुसल्लत किया। तो इसी तरह यहाँ पे महमूद खान साहब को तलाश किया गया। और कभी भी उनमें मसलन ऐसा नहीं था कि वो लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ थी। फिर ये था कि उससे पहले उनकी आपस की लड़ाइयाँ, ग्रुप बंदियाँ, उनमें कई लोग थे जो उनसे पहले पीटीआई में थे, उनको मरकज़ से डिक्टेट किया जाता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए, फिर वो कुछ वफाकी वज़रा के ज़रिए। तो एक तो ये था कि इस तरह की चीज़ें कभी भी उनकी तरजीह नहीं रही। और फिर इमरान खान साहब ने तो मरकज़ में भी अपने पॉलिटिक्स को भी और अपनी कानून साजी को भी उन्होंने वो उनके हवाले किया था इस्टेब्लिशमेंट के। खुद इमरान खान साहब कहते थे कि भाई हमें तो कानून साजी के लिए भी एजेंसियों से टेलीफोन करवानी पड़ती थी। तो इस मामले में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला या उनकी टीम में, उनमें कभी ये हिम्मत नहीं आई और न रही कि वो इस तरह के मामलात से अपना सरोकार रखे। वो ये समझते थे कि ये फौज जाने और उनका काम जाने। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें तो इनको लीडिंग रोल लेना चाहिए था। अब जी। मसलन फाटा मर्जर में जो कमिटमेंट हुई थी 10% ऑफ द डिविजिबल 3% ऑफ द डिविजिबल फूल फॉर 10 ईयर्स, वो एक साल भी इंश्योर नहीं कराया गया। फिर जो पैसे उधर जाते थे वो भी आपने देखा था कि खैबर वो ट्राइबल अजला के लिए हेल्थ के स्टाफ को भर्ती किया जा रहा था, तो उसमें 77% स्वात से भर्ती किया गया था। फिर खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों, ये ट्राइबल अजला में नौजवानों की अवेयरनेस के लिए फंड्स थे, वो उन्होंने अपने पीटीआई के ट्रोल्स के लिए पेशावर और मर्दान और यहाँ पे बैठे हुए ट्रोल्स पे खर्च कर दिए। तो एक तो इस एरिया को ना वो अपना एरिया समझते थे, ना उनकी इससे दिलचस्पी थी, और न उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो ये काम कर सकते। दूसरा, उन्होंने वहाँ के हालात इतने वो उनको पसमानदा रखा और इसी तरीके से रखा कि उसमें इस तरह के ग्रोहों को पलने फूलने का मौका मिल गया। तीसरा, उन्होंने इंतज़ामी सतह पे भी कोई इक़दामात नहीं किए। और पुलिस का इस दौरान जो बुरा हाल रहा, अब सीटीडी मसलन, अगर तो ये फ्रंट लाइन सूबा है तो यहाँ की सीटीडी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। जी। लेकिन आप इस दौरान मुतालिका इदारों की रिपोर्ट देखें तो सबसे बुरा हाल वो खैबर पख्तूनख्वा की सीटीडी का है। फिर इस वक्त आप देखें कि बनू में ये इतने दिनों से ये क्राइसिस था, तो वज़ीर आला और वज़रा वो जाके उधर इमरान खान की खिदमत गुजारी के लिए बैठे हैं। हमारे स्पेशल फोर्सेस के लोग वो या इमरान खान की सिक्योरिटी पे मामूर है, या उनके वफाक जो MNAs और MPAs और या उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है। फिर 3 दिनों में उधर टीटीपी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि भाई कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आए। न बनू से इनके मेंबरान वहाँ पे गए, ना वज़ीर आला ने उसमें कोई पॉलिटिकल सलूशन निकालने की या मुज़ाकरात की कोई कोशिश की। यानी ये हम सिर्फ एक मिसाल देते हैं। अच्छा, अब जी। बदकिस्मती ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ गुलाम अली साहब को गवर्नर बनवा दिया। अब चलो भाई, आपका अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान और उसके लिए,
तो फिर इस तरह की चीजों में ना, पेशावर की बाजारों में घूमने फिरने और ड्रामों की बजाय फिर आप इन चीजों में वो कर लेना। या अकरम दुरानी साहब का भी ताल्लुक वहां से था इस दौरान, तो ठीक है वो एक हादसे का शिकार हुए थे, हम उनको ये रियायत दे सकते हैं कि उनकी वालदा की रहलत हुई थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनको सब्र जमील दे। लेकिन इन्होंने वो दिलचस्पी नहीं दी। जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत को भी आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब जो वजीर खारजा है, ये पाकिस्तान की, अगर किसी मुल्क के हालात बराह रास्त पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सब चीज़ों से पे असर डालते हैं, तो वो अफगानिस्तान के हालात हैं। और ये फ़िक्रा एक तकिया कलाम बन गया है कि काबुल की आबादी पाक इस्लामाबाद की है और उसकी है। तो बिलावल को तो सबसे ज़्यादा दौरे वो अफगानिस्तान के करने चाहिए थे ना। तो अब वो या अमेरिका में पाए जाते हैं या यूरोप में पाए जाते हैं। और आज तो मैं सोच रहा था कि मैं एक ट्वीट करके नवाज शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूं कि जी बिलावल साहब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दें। तो वो पूरी दुनिया में तो घूम रहे हैं, लेकिन आज तक वो अफगानिस्तान नहीं गए। क्योंकि ये जो आपने अगर करना है तो अफगान तालिबान के साथ भी इस मामले को उठाना होगा। तो बदकिस्मती ये है कि वफाकी हुकूमत की भी ये तरजीह नहीं रही। और उससे ऊपर एक और काम ये हो गया कि इस दौरान मिलिट्री लीडरशिप भी चेंज हो रही थी, तो उसकी तब्दीली का भी वक्त था। तो जो मिलिट्री के हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, तो वो भी ज़्यादातर गोमगू की कैफियत में रहे। और पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान या टीटीपी से मुतालिक हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। अब कोई पॉलिसी शायद बनेगी और पता नहीं कैसे बनेगी और कौन बनाएगा। अच्छा, आपने जो अभी ये बात की तो आपकी मतलब बातों से ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है उसके हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार जिस तरह शहीद किए जा रहे हैं, वो जो आपको मैंने आदाद-ओ-शुमार बताए तो उसमें तकरीबन यानी इस पूरे साल में ये अपनी पुलिस की रिपोर्ट्स है कि तकरीबन 110 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं और इसके साथ तकरीबन कोई 80-90 जो है ना वो एफसी या फौजी जवान है वो शहीद हुए हैं। तो ये जिस तरह जैसे लकी मरवत में एक अटैक हुआ जिसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए, फिर उसके अब ये 2 दिन पहले फिर लकी मरवत को दोबारा से जो है ना एक मरकज़ बनाया गया। तो ये जो बार-बार हमले हो रहे हैं तो इससे यहाँ पे एक तासुर भी है कि जो पुलिस है उसका मोराल गिर रहा है, लेकिन उसकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। हम ऑपरेशन भी नहीं देख रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह अगर ये हमले जारी रहे तो ये तो बिल्कुल बड़ी जो है ना एक संगीन सूरत-ए-हाल बन सकती है। देखिए क्लैरिटी क्यों नहीं थी और क्लैरिटी क्यों नहीं है। क्लैरिटी तब आती है कि जब आप एक डायरेक्शन क्लियर कर ले, उसको पॉलिटिकल लीडरशिप वो उसको ऑन कर ले। जी। अब एक तरफ तो ये है कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि हम अफगान तालिबान की मदद के लिए दुनिया की तरफ से मतऊन भी किए जा रहे थे और हमने अफगान तालिबान की फतह पे जश्न भी मनाए। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि सादिक खान साहब या वहाँ पे हमारे सफ़ीर और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के अलावा बाकी किसको अफगान तालिबान के इस वक्त की मजबूरियों का, उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर का या उन चीज़ों का पता है? नंबर वन। नंबर टू, अफगान तालिबान से मुतालिक हमारी क्या अप्रोच है, ये भी पूरी तरह क्लैरिटी इस से मुतालिक नहीं है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि वो मुज़ाकरात उनके साथ जो हो रहे थे, तो क्या उस पर हमारी कौमी क़यादत को एतमाद में लिया गया था? नो। तो किसी को पता नहीं था कि भाई वो किन टर्म्स पे हो रहे हैं, कोई आया तो किन टर्म्स पे आया, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर इस वक्त अफगान तालिबान कह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से मुतालबा किया गया कि इनको हमारे साथ बिठा दें, हमने जी। आपके साथ बिठा दिया। फिर आपने उनसे वादा किया, उन्होंने हमने उनसे जगबंदी करवाई। जवाब में आपने कहा था कि हम इनके इतने कैदी 1 महीने में रिहा करेंगे। महीना पूरा हो गया, आपने उनके 2 कैदी भी रिहा नहीं किए। और आपने हमारी अखलाकी पोजीशन उनके सामने कमज़ोर कर दी। अच्छा, वो जो उनके साथ रिहाई का वादा हुआ था, क्या उस पे मियां इफ्तिखार हुसैन को, क्या उस पे बिलावल भुट्टो को, क्या उस पे जो बाकी आफ्ताब शेरपाव को, जो लोग मुतासरीन थे, क्या उनको ऑनबोर्ड लिया गया था? नो। तो फिर उसके बाद जंगबंदी ख़त्म हुई और दोनों तरफ से उसके खात्मे का ऐलान किया गया। जी।
लेकिन वे फॉरवर्ड क्या उसके लिए कोई बात हुई है? ये पिछले 2-3 सालों में मुझे तो नहीं लगता कि भाई, एक तरफ हम अफगान तालिबान की हुकूमत के वाहिद वकील भी हैं, फिर दूसरी तरफ उन पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, फिर तीसरी तरफ जो है टीटीपी के साथ निगोशिएशन भी करते हैं, उनके साथ जंग भी करते हैं। और तो ये क्लैरिटी जो है, और इसमें सबसे ज्यादा आजमाइश से दो चार हमने पिछले सालों में भी अपने मोर्चे में खड़े हुए फौजी को भी कर दिया है और सिपाही को भी कर दिया है। और ये अब पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ मिल के क्लैरिटी ले आएं, और उस क्लैरिटी की बुनियाद पे ताकि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी उस डायरेक्शन में इकदाम उठाएं, मीडिया भी उस डायरेक्शन में काम करें, और सियासी क़यादत भी उस डायरेक्शन में काम करें। अच्छा सलीम साहब, आपकी चूंकि अफगानिस्तान और फिर जो कालिदुन तंजीमें हैं इन पे बड़ी गहरी नज़र रही है, ये टीटीपी जो है जब से मुफ्ती नूर वली आए हैं तो उनकी स्ट्रेटजी में हम थोड़ी बहुत जो है ना वो तब्दीली देख रहे हैं कि जैसे पहले वो सिविलियन को टारगेट करते थे, ये 2008-9-10 के दौरान जब हम देख रहे थे स्वात के अंदर पूरे मालकंड डिवीजन में, लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ उनका टारगेट जो है या तो पुलिस है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज है। लेकिन अगर ये हालात अभी जिस तरह चल रहे हैं और उनके साथ कोई बात नहीं होती है, वो तो ये क्या दोबारा से जो है ना वो सिविलियन की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं? देखिए, मुफ्ती नूर वली एक तो चूंकि वो एक पढ़े लिखे तालिब हैं, और पहले आप भी बेहतर जानते हैं कि दीन इल्म के साथ साथ उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जी। और उनमें ये सलाहियत थी कि मेरे ख्याल में कि बैतुल्लाह महसूद के बाद उन्होंने पहली बार तमाम जो टीटीपी या उस तरह की सोच रखने वाले मुख्तलिफ धड़े हैं उनको मुत्तहिद कर दिया। और दूसरा, उन्होंने ये एक हिकमत अमली में तब्दीली ले आए कि मसलन अगर एपीएस जैसे वाक़यात होते हैं तो उसके नतीजे में फिर अवामी ग़ैज़ व-ग़ज़ब बहुत ज़्यादा होता है, तो सरेदस्त उन्होंने ये स्ट्रेटजी रखी हुई है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक भी अपने आप को महदूद रखा हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, वो पुलिस वाला हो या फौजी हो, वो कौन है? वो, हुँ, और ख़ुसूसन वहाँ पे डिप्यूटेड लोग जो है, वो भी मेरी और आपकी तरह के मुसलमान हैं और हमारे भाई हैं, और बिल्कुल। इसको सिर्फ फिर उनकी जंग करार देना, तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप, और आपने पहले जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, तो उन्होंने इसलिए इससे इग़माज़ बरत रहे हैं या अपने आप को साइड पे रखा हुआ है कि ये हमारी तरफ नहीं आएगा। लेकिन माजी का तजुर्बा भी यही है, और ये हकीकत भी है कि जंग की आग जब फैलती है तो वो किसी एक तबके तक, किसी एक सूबे तक वो महदूद नहीं रहता। तो अगर हुँ, आज वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक महदूद है, वो कल सियासी कुव्वतों तक भी फैल जाएगा, वो मीडिया तक भी फैल जाएगा। और हुँ, वो, अगर किसी का ये ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ पख्तूनख्वा में है, तो वो इस्लामाबाद तक भी फैलेगा, वो लाहौर तक भी फैलेगा, और वो कराची तक भी फैलेगा। इसलिए इस आग को फैलने से कबल उसको बुझाने के लिए इक़दामात करने चाहिए, हुँ। क्योंकि जब ये शोले भड़कते हैं तो फिर एक जगह पे नहीं रहते, फिर कंट्रोल में नहीं रहते। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। अच्छा, ये जो अभी हालिया ये जो एक लहर है दहशतगर्दी की, जैसे स्वात से वो शुरू हुआ, दीर में पहले वो जो एमपीए साहब थे उसके ऊपर अटैक हुआ, फिर ये स्वात के अंदर जो एक वाक़या हुआ कि जो एक सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकारों को यरग़माल बनाया गया, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उसके खिलाफ जो है ना वो लोगों ने उठना शुरू किया। उसकी भी शायद वजह यही है कि जब हुकूमत बिल्कुल खामोश रहती है तो अब लोगों को, चूँकि उन इलाकों के लोगों ने बड़ी मुश्किलें झेली हैं, बड़ी मुश्किलात उन्होंने, वो जो आज से 10-15 साल पहले थे, तो वो दोबारा से जो है ना उस तरह की सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, तो इससे मतलब पूरे एक सूबे के अंदर हम देख रहे हैं कि हर जगह पे जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो दूसरे दिन जो है ना लोग खड़े होते हैं। बल्कि अब तो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक भी जो है ना ये हम देख रहे हैं ये सारा। तो ये जो लोगों का उठना है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये जो है ना हुकूमत को भी एक पैगाम है और इसके साथ-साथ जो कलेदुन तंज़ीमें हैं, उनके लिए भी ये एक पैगाम है?
देखिए, ये सबके लिए एक पैगाम है, ये हुकूमत के लिए भी पैगाम है, ये सियासतदानों के लिए भी पैगाम है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पैगाम है। अच्छा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल अजला के लोग बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान के लोग बिलअमूम और बलूचिस्तान के लोग वो तंग आ गए हैं, क्योंकि उनके सामने कभी भी पूरा नक्शा नहीं होता और उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। जो पॉलिसियां बनती हैं वो इबहम की शिकार रहती हैं और उसके नतीजे में उस पे वो लोग ऑन बोर्ड नहीं होते। लेकिन फिर जब जंग होती है तो उसके नतीजे में मसलन क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ के लोगों के साथ, अब गलती किसी और की होगी। वो बिल्कुल। महाजिर बन गए, वो बेइज्जत हो गए, उनके घर बार उजड़ गए, कई जानें उनकी ज़ाया हो गई। क्योंकि जंग में तो ये नहीं होता कि भाई आप सिर्फ गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि अब बनू में जो लोग बरसरे पैकार थे, उन बेचारों का पॉलिसी साजी में तो कोई किरदार नहीं होता, बिल्कुल। पॉलिसियां तो कुछ और लोग बनाते हैं। तो वो जब आपकी सियासी क़यादत या फिर आपकी मुल्की क़यादत लोगों को अमन नहीं देती, रोज़गार नहीं देती, और ये फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि जब इस वक्त तो आपको जो है, और सियासी क़यादत न उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है, न उनकी आवाज़ बनती है, और ना जो है उनके मसले को हल करती है, तो फिर लोग खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जान माल और अपने घर की इज्जत वो हर किसी को प्यारी है, और इसी तरह हर कोई चाहता है कि उसका घर और इलाका पुरअमन रहे। तो वो चूंकि रियासत इस दौरान और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने उसके मुजाहरे मुख्तलिफ शक्लों में देख लिए। हम्म। बिल्कुल। बस ये आखिरी एक दो सवालात है। ये जो अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि अमारत इस्लामी कि जिसके आपने जिक्र भी किया कि जब से उनकी हुकूमत आई है तो पूरी दुनिया के अंदर हम ही उसकी वकालत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो इब्तिदा में आए तो यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है, उनको यहाँ पे बड़े शादियाने बजाए गए। हालांकि वो उस वक्त भी जो है ना, आप भी कह रहे थे और हम भी कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। तो ये और अब तो हालात इस तरह हो गए हैं कि वो उनकी आर्टिलरी जो है वो फायर कर रहे हैं वहां से, और उसमें जो है ना 6-7 लोगों की हलाकत हुई चमन बॉर्डर पे। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। पाकिस्तान की पिछले हम देख रहे हैं कि 30-40 साल से पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक वो पॉलिसी रही है जो अमेरिका की पाकिस्तान से मुतालिक रहती है। अच्छा। और हम ये इल्तिजा करते हैं कि आप अफगानिस्तान से मुतालिक वो पॉलिसी अपना लें जो चीन की पाकिस्तान से मुतालिक है। हम्म। आप देखें कि मसलन हम ये कहते हैं कि भाई उधर मुजाहिदीन की हुकूमत आती है, उधर तालिबान की आती है, उधर अशरफ गनी की आती है, वो अपने लिए जमहूरियत को चुनते हैं, वो अपने लिए खिलाफत को चुनते हैं। इसमें हमें कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अफ़गान अवाम जिस तरह ईरानी अपने लिए जो भी क़यादत मुंतखब करें हम उनके साथ डील करते हैं, चीनी अपने लिए जो भी निज़ाम मुंतखब करें हम उनके साथ डील करते हैं। अब पाकिस्तान को माजी में सबसे ज़्यादा इमदाद भी अमेरिका ने दी है, हम्म। और सबसे ज़्यादा हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो अमेरिका जाए। लेकिन चूंकि अमेरिका हमें डिक्टेट करता है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, तो अमेरिकी भी हैरान है कि यार ये पाकिस्तानी अजीब कौम है, हमने इनके साथ इतना सब कुछ किया, और सबसे बड़ी ख्वाहिश भी इनकी यही है कि हमारे मुल्क में आते हैं, लेकिन हर बात पे सबसे पहले हमें गाली देते हैं। हम्म। यही काम हम अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और फिर हम सर पीटते हैं कि कभी यार मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन देखे हमने इनके साथ इतना इतना कुछ किया, और आज वो हमारे दुश्मन बन गए। इसी तरह आज हम तालिबान की, यार ये तालिबान इनके लिए हम पे 14-15 साल डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा, वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। हालांकि आपको हमें पहले चाहिए था, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि भाई तालिबान किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, एक हम्म। दूसरे अफगानी को, उस पे हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए। मैं तो उससे पहले जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला और उसका वो भी था अशरफ गनी साहब का, तो मैं उसकी तकरीब हलफ बर्दारी में इनवाइटेड था, तो मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने कहा कि भाई ये अफगानों का तनाज़ा है, मैं उसके में परीक नहीं बनना चाहता जब तक अच्छा। कि उनका वो ना हो जाए। हालांकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो आम शहरी हैं, हमारे उसके हम्म। वो करें। तो इसी तरह हम एक तो ये चाहते थे कि भाई आप तालिबान को
या उनके जश्न पे, क्योंकि वो कुछ अफगानों को रिप्लेस कर रहे हैं। ये अफगानों का अपना मामला है। मसलन आज इन्होंने दिया है, मैं और आप बतौर जर्नलिस्ट उस पर तनकीद कर सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत को ज़ेब नहीं देता कि वो उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। भाई ईरान में बहुत कुछ होता है, हम तो उनके अंदरूनी मामलात पे बात नहीं कर सकते। तो ये मसला असल में यही है कि हमने वो पॉलिसी अपनाई हुई है जो अमेरिका की पाकिस्तान से मुतालिक है। हमें अफगानिस्तान से मुतालिक वो पॉलिसी अपनानी चाहिए जो चीन ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनाई हुई है, कि भाई जो भी अफगानिस्तान में हो अंदरूनी तौर पर वो अफगानों पे छोड़ दिया जाए। वो अमेरिका से दोस्ती करते हैं, वो ईरान से करते हैं, वो रूस से करते हैं, ये उनका हक है। वो अपने लिए खिलाफत लाते हैं, जमहूरियत लाते हैं, ये उनका हक है। वो बाकी करते हैं। जो पाकिस्तान के कंसर्न के मामलात है वो उनकी रियासत के साथ करे, और उनकी रियासत में भी आप जानते हैं कि अफगानी खा वो तालिब हो खा वो गैर तालिब हो, उनकी एक कौमी हिस्ट्री है, एक बड़ी बावकार, उनमें अपना एक प्राउड है। तो आप उनको इज्जत दे के और एहतराम दे के तो उनसे बात मनवा सकते हैं, लेकिन आप अपने महकूम समझ के उनसे कोई बात नहीं मनवा सकते। और यही चीज़ होती है कि इस वक्त मसलन अगर वहाँ तालिबान की हुकूमत आई है तो पहले चैलेंज उनके सामने अपने पाँव जमाने का है, क्योंकि वो जंग के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं। दूसरा चैलेंज उनके सामने दाइश का है। तीसरा उनके माली मुश्किलात है। चौथा उनके अंदर फ़िक्र के मसलन उसमें कुछ पॉलिटिकल माइंड है, उसमें कुछ कंज़र्वेटिव और जिहादी माइंड है, उसमें कुछ लिबरल सोच के हामिल है, कुछ कंज़र्वेटिव सोच के हामिल हैं। तो वो उनका अंदरूनी निज़ाम है। पाकिस्तान को अपने आप को कन्फ़ाइन रखना चाहिए सिर्फ़ अपने पाकिस्तान के मसाइल से, और वो डील करना चाहिए वहाँ पे जो लोग हुक्मरान हो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ, और रवैया उनके साथ तहक्कुमाना नहीं, बल्कि जिस तरह चीन हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, इसी तरह हमें उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सलीम साहब, हमें जो नज़र आता है कि जो अमारत इस्लामी की लीडरशिप है या उनके जो वज़रा है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े बदइतिमादी का शिकार हैं। आप भी उनके बयानात वगैरह देखते रहते हैं। जब वो डॉक्टर अयमन अल ज़वाहिरी का मामला हुआ तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है मुल्ला यकूब ने तो बिल्कुल कह दिया था कि ये ड्रोन जो है ना वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए मतलब वो अंदर दाखिल हुआ है। तो इस तरह का मामलात और ये जो इतना बड़ा इकदाम हुआ कि वो 3 वाक़यात जो है ना 4 वाक़यात बल्कि वो कुरम एजेंसी में भी वहाँ पे भी एक क्लैश हुआ था। तो ये जो वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना किसी किस्म का जो है ना वो जैसे वो पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सब्र से काम नहीं ले रहे हैं, वो फ़ौरन जो है ना वो कोई रिटेलिएट करते हैं। तो ये जो इस तरह का ये जो रवैया है इमारत इस्लामी का, अब ये कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि उनकी कोई हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहा, खासकर पाकिस्तान जो है ना मतलब वो एक किस्म का वो भी एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान पिछले सालों में रीजनल और आलमी क़ुव्वतों की रस्साकशी का एक मैदान बन गया है। तो अच्छा। वो आज भी मैदान है, पहले एक शक्ल में था, आज दूसरी शक्ल में है। दूसरी बात उसमें ये है कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुक्मरान बनता है, तो उसके सामने पहला चैलेंज ये होता है कि वो अपने अफ़गानों के सामने ये साबित कर ले कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और अपनी मर्ज़ी का मालिक अफ़गान है, वो किसी जी। का कठपुतली नहीं है। हुँ। मसलन जिन लोगों ने अगर इस मकसद के लिए अमेरिका से और नेटो से इतने साल जंग लड़ी है, तो वो अपने ऊपर फिर पाकिस्तान की ग़ुलामी का ठप्पा तो नहीं लगाना चाहेंगे। ये मामला हमसे मुजाहिदीन के मामले में भी गलती हुई, ये फिर अब शायद तालिबान के मामले में भी हो रहा है, ये हामिद करज़ई के मामले में भी हुआ, ये अशरफ गनी के मामले में भी हुआ, क्योंकि हम फिर पास्ट में जीते हैं और हम कहते हैं कि जी ये तो हमारे पास रहे थे और हमने तो ये किया था और हमने तो वो किया था। मैं इसकी आपको एक इंटरेस्टिंग मिसाल देना चाहूँगा। हामिद करज़ई साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक तल्ख़ मीटिंग हुई थी तुर्की में तैयब अर्दोग़ान के सामने, और बड़े गुस्से अच्छा। में उन्होंने उनकी तरफ फ़ाइल फेंका था। तो मैं फिर एक दिन मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने करज़ई साहब के साथ ये किया था, तो मुझे करज़ई साहब वो ये करज़ई साहब अपने आप को क्या समझते हैं? हमारे हुँ। जो है क्वेटा में फ़लाँ-फ़लाँ अफ़सर इनको डील करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर,
किसी ज़माने में आप भी लेफ्टिनेंट थे, कप्तान थे, फिर उसके थे, आप जैसे भी हैं, इस वक़्त वो अफ़गानिस्तान के सदर हैं, आपको हुँ, उस तरह डील करना चाहिए। तो हुँ, मसलन आज मुल्ला बिरादर कल पाकिस्तान का कैदी था, लेकिन आज वो नहीं है, वो हुँ, अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। कल मुल्ला हिबतुल्लाह जैसे भी था, लेकिन वो आज अफ़गानिस्तान के तालिबान के अमीरुल-मोमिनीन हैं, और आपको फिर उस तरह डील करना होगा। फिर दूसरी बात ये है कि ये असल में हमारे माज़ी की जो पॉलिसियाँ हैं, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे लोग तो सिर्फ़ फिर एहसानात गँवाते हैं ना, और कि हुँ, जी हमने तालिबान की खातिर डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा, हम पे सेंचुरीज़ का इल्ज़ाम लगता रहा, हमने ये कुर्बानी दी है। लेकिन वो दूसरा कहते हैं कि भई कुछ लोगों के दिलों में ये है कि तुम लोग तो हमारे खिलाफ अमेरिका के इत्तेहादी थे। फिर हुँ, इसी तरह अब्दुल सलाम ज़ईब के वाक़ये को देखें, फिर मुल्ला बिरादर के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, वो मुल्ला उबैदुल्लाह खुंद के साथ जो उनके एक अहम रहनुमा थे, वो हमारी जेल में इंतकाल कर गए, उस्ताद उस्ताद यासिर यासिर भी के थे। साथ जो कुछ हाँ, हुआ। बिल्कुल। तो ये हुँ, बहुत सारी चीज़ें, फिर उनका भी जो है ना, एक लव एंड हेट रिलेशन है। इसी तरह आज भी हमारे लोग अगर सिर्फ टीटीपी का वो करते हैं, लेकिन वो अपने उनके लोगों के साथ तोरखम पे जो कुछ होता है, चमन बॉर्डर पे जो कुछ होता है, इधर रिफ्यूजीज के साथ जो कुछ होता है, तो वो ज़हन में वो चीज़ें भी लाते हैं, और उन पे इंटरनल दबाव भी होता है टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो नफ्सियाती भी होता है और वो पॉलिटिकल भी होता है। तो मेरे ख़्याल में अब जो कुछ हुआ है वो तो हुआ है, हुँ। लेकिन अब वो एक ज़मीनी हकीकत है, और अगर उनको अमेरिका जैसे मुल्क ने ज़मीनी हकीकत माना है, तो उनके साथ उनको महकूम समझ के नहीं, बल्कि उनको अफ़गानिस्तान का हुक्मरान समझ के उनके साथ डील करना चाहिए और अपने तनाज़ात का हल निकालना चाहिए। जनाब सलीम साफ़ी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही बहुत प्रोग्राम का शुक्रिया। वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।